आज के 50 प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 1 लिखिए, यूजीसी योग नेट जेआरएफ के लिए। राजदंत का संबंध किस नाड़ी से है? राजदंत का संबंध किस नाड़ी से है? जो लोग नए जुड़े हुए हैं आज पहली बार कक्षा में, उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग की ये कक्षा अगस्त से चल रही है। आप सितंबर नहीं, अक्टूबर में ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारा एक सिद्धांत है कि प्रतिदिन आधे घंटे हम लोग 50 प्रश्न लिखते हैं, ताकि अपना एक एक प्रिपरेशन चलता रहे साथ में। तो आधे घंटे का समय लगेगा हमें 50 प्रश्न कंप्लीट करने में। योग वशिष्ठ उसके बाद से शुरू होगा। राजदंत का संबंध किस नाड़ी से है? अगला लिखिए, रुद्रलोक। एक मेल मिलाइए लिखिए, मेल मिलाइए यानी कि मैच द फॉलोइंग। ए साइड में लिखिए रुद्रलोक, ईश्वरलोक, रुद्रलोक, ईश्वरलोक, सदाशिवलोक एवं स्वरलोक। और बी साइड में लिखिए, माने किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र को ये लोक कहा जाता है। बी साइड में है ABCD करके, छाती, हृदय, कंठ और नाभि। छाती, हृदय, कंठ एवं नाभि। ठीक इसी प्रकार आगे का एक और मेल मिलाइए लिखिए, मैच द फॉलोइंग। ए साइड में लिखिए रसातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक, पाताल लोक, विताल लोक, विताल लोक और तलातल लोक, तलातल लोक। कौन बताएगा कौन सी किताब से ये बातें हैं? इन लोकों का वर्णन कौन सी पुस्तक में? अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, चैट बॉक्स में लिखिएगा। लिखिए, ए साइड में लिखिए, बी साइड में लिखिए पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे का अग्रभाग, पैर के अंगूठे का अग्रभाग, घुटना, दूसरा, तीसरा ऑप्शन घुटना, और चौथा ऑप्शन है टखना, टखना। टखना। अब तीसरा प्रश्न एक और लिखिए। तीसरा प्रश्न है साइड ए, आपको बनाना है। साइड ए में लिखिए मंद्राचल, ये पर्वतों के नाम है। मंद्राचल, समेरु, समेरु, समेरु। तीसरा विंध्याचल, विंध्याचल। और चौथा मेनका। ऑप्शंस ये ए साइड में है। अब बी साइड में लिखिए जिससे आपको मैच करना है। दायां कंधा, दायां कंधा, मेरुदंड, दूसरा, दायां कान एवं बायां कान, दायां कान एवं बायां कान। ये आपका आपका ऑप्शन है। चौथा प्रश्न लिखिए, तीनों लोकों का देव किसे माना जाता है? तीनों लोकों का देव किसे माना जाता है? तीनों लोकों का देव किसे माना जाता है? पांचवा प्रश्न, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुल कितने अध्याय हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुल कितने अध्याय हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुल कितने अध्याय हैं? अगला प्रश्न है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के चतुर्थ अध्याय में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? गोरक्षनाथ ने सूक्ष्म शरीर के गुणों को क्या कहा है? गोरक्षनाथ ने
सूक्ष्म शरीर के गुणों को क्या कहा है? अच्छा, नाथ संप्रदाय के जो योगी हैं उनके शब्द भी बिल्कुल आड़े तिरछे हैं। ऐसा ऐसी हिंदी, ऐसी संस्कृत जो अन्य कहीं सामान्यतया देखने को नहीं मिलती है ना। नियक्ति, निष्परिहता, मत्तारिका, इस तरीके का। आगे लिखिए। व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्ति नहीं, पर्सन नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? व्यक्ति के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? आगे है, मिथ्या और तृष्णा। मिथ्या और तृष्णा किस व्यक्ति के गुण हैं? ये सब सिद्ध सिद्धांत पद्धति चल रहा है। 2 बाई 2 की किताब है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न लिखिए। निम्न की कलाओं का वर्णन कीजिए। निम्न की कलाओं का वर्णन कीजिए, ABC करके लिखिए। सूर्य की कितनी कलाएं हैं? चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? अग्नि की कितनी कलाएं हैं? निम्न की कलाओं का वर्णन कीजिए। चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? कितनी कलाएं होती हैं? चंद्रमा कितनी कलाओं में पूर्ण होता है, फिर सूक्ष्म हो जाता है? बोल तो पाओगे नहीं आप उसको, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सूर्य की भी वैसी ही कलाएं होती हैं, और फिर हाँ, अर्चना ने बहुत सही जवाब दिया। 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा की, 13 कलाएं होती हैं सूर्य की, अग्नि की 11 कलाएं। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका उत्तर मैंने बता दिया, लेकिन ऐसे ही आपसे और प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे लिखिए। कौन सी कला अग्नि की कला नहीं मानी जाती है? इन सारी कलाओं का नाम भी होता है, आपको पता है? जितनी कलाएं होती हैं, सब सारी कलाओं का नाम भी होता है। यानी जो अग्नि की सारी कलाएं हैं उनका नाम लिखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कौन सी कला अग्नि की नहीं है। आगे लिखिए। निम्न कलाओं के कर्ता का नाम लिखिए। यानी मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, आपको ये बताना है कि ये किसकी कला है, सूर्य की, अग्नि की, या चंद्रमा की, ठीक है। ABCD करके लिखिए। रागिनी। रागिनी किसकी कला है? प्रवाहा, पचिका, पच्चिका, दाहिका, दाहिका, रजिका, रजिका, तापिनी, तापिनी, ग्रासिका, उग्रा, उग्रा, लहरी, लहरी, समरा, समरा, सौम्या, और प्लवंती। ये कुछ कलाओं का नाम है। आपको ये बताना है कि कौन सूर्य से, कौन अग्नि से, और कौन चंद्रमा से संबंधित है। जब आप इस इन कलाओं के विषय में सीख जाइएगा तो मैं आपको एक बहुत, कभी मुझे याद दिलाइएगा तो मैं आपको एक इसके पीछे का विधान बताऊंगा। एक बड़ा शानदार विधान है। आसनों का चयन कलाओं के अनुसार किया जाता है। यानी कि जब नाड़ी सूर्य में चल रही हो, अभी आप लोग नाड़ी योग के विषय में जानते नहीं हैं। जब आप नाड़ी योग के सिद्धांत को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस क्लाइंट को किस समय कौन सी नाड़ी का ध्यान करते हुए किस कला में वो क्लाइंट है, यानी उसकी नाड़ी किस कला में ज्यादा है, अग्नि के, चंद्र के, या जिस भी, उसी अनुसार प्राणायाम का चयन किया जाता है। अगर आप गलत प्राणायाम का चयन कर लेंगे तो उस समय शरीर जो है सकारात्मक होने के बजाय वो आपके रिजल्ट को बहुत लंबा खींच देगा। आपने देखा होगा कई बार मोटे लोगों को व्यक्ति पतला ही नहीं कर पाता, और कई बार ऐसा होता है कि छूते ही मोटा आदमी बहुत तेजी से पतला हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है वो सटीक कलाओं के निर्धारण से।
कलाएं बहुत जरूरी होती हैं। फिर नाड़ियों का निर्धारण, नाड़ियों के संदर्भ में सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि तीन नाड़ियां होती हैं मूल तौर पे, जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। लेकिन इसके अलावा जो 10 हैं और उसके अलावा जो बाकी 80 नाड़ियां हैं, जो जितना विद्वान उसको उतनी नाड़ियां आती हैं समझ में, कितनी नाड़ियों को कैसे देखा जाए, नाड़ियों का दोष होता है, वो सब एक नाड़ी विज्ञान के तहत होता है। एक एक योगाचार्य है बनारस के, मैंने उनको पकड़ा हुआ है, कभी वो आएंगे तो आपको समझाएंगे कि नाड़ी का सिद्धांत कैसे चलता है, क्योंकि वो नाड़ी के ही एक्सपर्ट। नाड़ी मतलब छू के बता देने वाले कि कौन किस नाड़ी से कौन सा रोग हो रहा है और इत्यादि इत्यादि बातें। आगे लिखिए। अगला प्रश्न है, गोरक्षनाथ ने मानव शरीर में कितनी नाड़ियों को प्रमुख माना है? गोरक्षनाथ ने मानव शरीर में कितनी नाड़ियों को प्रमुख माना है? और एक गजब की बात यह है कि न जाने क्यों, मतलब मैं यूपी का हूँ इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन भारत के बड़े बड़े जो प्राचीन योगी हुए हैं वो अधिकतर उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र से रहे हैं। गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, या पूरा नाथ संप्रदाय जितना भी है, उसके अलावा लाहिड़ी महाशय, फिर महावतार बाबा, और भी बहुत सारे लोग जो है, उनका उनका क्षेत्र रहा है बनारस। ठीक है, आगे लिखिए। कामपीठ किस चक्र से संबंधित है? कामपीठ किस चक्र से संबंधित है? अगला प्रश्न है, एसएसपी में, एसएसपी का मतलब सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, कितने प्रकार के अंतर लक्ष्यों का उल्लेख मिलता है? कितने प्रकार के अंतर लक्ष्यों का उल्लेख मिलता है? ऐसे ही एसएसपी में कितने प्रकार के बहिर्लक्ष्यों का उल्लेख मिलता है? कितने प्रकार के बहिर्लक्ष्यों का उल्लेख मिलता है? एसएसपी के कौन से अध्याय में, एसएसपी यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कौन से अध्याय में योग के पांचों चरणों का वर्णन है? योग के पांचों चरणों का वर्णन है। एसएसपी के पांचों चरणों का नाम लिखिए। यानी एसएसपी यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योग योग साधना की जो पांचों चरण हैं उनका नामांकन करें। अगला प्रश्न है, पांचों चरणों का नाम लिखिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योग साधना के पांचों चरणों का वर्णन कीजिए। हठ योग प्रदीपिका कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? हठ योग प्रदीपिका कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? अब हठ योग प्रदीपिका को HYP करके लिखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, HYP में कुल कितने सूत्र हैं? HYP यानी हठ योग प्रदीपिका में कुल कितने सूत्र हैं? HYP के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायों के श्लोकों की संख्या निर्धारित कीजिए। HYP के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायों के श्लोकों की संख्या निर्धारित कीजिए। किसी को याद है कितना कितना? 78, 67, 112, 130, ऐसे करके ना, ये तय कीजिए। हटियो मैंने HYP के कौन से अध्याय में मुद्राओं के भेद एवं उपयोगिता का वर्णन है? मुद्राओं के भेद एवं उपयोगिता का वर्णन है। घटस्थ योग का वर्णन कौन सा शास्त्र करता है? घटस्थ योग का वर्णन कौन सा शास्त्र करता है? हठ योग प्रदीपिका यानी HYP में वर्णित प्राणायामों का नाम लिखिए।
HYP में वर्णित प्राणायामों का नाम लिखिए। और इस बात को रट्टा मार लेना बिल्कुल, बिल्कुल चाहे लोट पोट के कैसे भी, कि कौन कौन से आसन हैं हठ योग प्रदीपिका में और घेरंड संहिता में। सिर्फ ये नहीं कि 15 और 32, ऐसे नहीं याद रखना है। घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका के आसनों को बिल्कुल याद कर लीजिए, कौन से आसन है, क्योंकि इसके अलावा आपको कहीं और किसी बड़ी बड़ी पुस्तकों में आसनों का बहुत नाम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ले दे के जितना आसन है, वैसे तो मैं कह दूं 82,000, 84,000, 88,000, जितने भी आसन मैं कह दूं आपको, लेकिन वो सिर्फ अभी तक मौखिक है। ठीक है। मूल तौर पे शब्द से अगर हम ढूंढ के निकालें तो 88, 84 आसन खोजने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। वैसे तो एक हठ रत्नावली पुस्तक है जिसमें कुछ आसनों का वर्णन है, परंतु हठ रत्नावली को उतना तवज्जो नहीं देते, पता नहीं क्यों, है ना। नहीं तो उसमें हठ रत्नावली के कई सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो सामान्य तौर पे व्यक्ति को मतलब वो बहुत सारी चीजों में उन लोग वो लोग एकाकार नहीं है। तो हमें ये तय करना होगा कि हमारे जो आसन है, जो पुस्तक, जिन पुस्तकों में जिन आसनों का नाम है, वो हम लोग अच्छे से रखें। नहीं रखोगे, नहीं सजोगे रखोगे, तो ये याद रखो आप कि नेचुरोपैथी वाले जैसे अपने पापा को खोजने के लिए परेशान है ना, नेचुरोपैथी वाले लोग जो है, एक कॉन्फ्रेंस में था, मेरे को बहुत हंसी आ गई। नेचुरोपैथी के पिता कौन कहे जाते हैं आपको पता है प्राकृतिक चिकित्सा के? महात्मा गांधी को कहते हैं। महात्मा गांधी को नेचुरोपैथी, अब बताओ वो कहाँ पॉलिटिकल आदमी, राजनीति से उनका नेचुरोपैथी से एक एक आध बार का संबंध रहा होगा। जबरदस्ती का उनको बताया जा रहा है ना कि हाँ ठीक है, जबरदस्ती नहीं, ठीक है, वो बड़े, मतलब गुजराती लोग इसमें ऐसा ना समझे कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं महात्मा गांधी का बड़ा सम्मान करता हूँ। बहुत करीब से मैंने उनका अध्ययन किया है, और मैं ये बात जानता हूँ कि नेचुरोपैथी से उनका संबंध बहुत ज्यादा नहीं रहा है। इतना नहीं रहा है जितना योग का पतंजलि से रहा था। तो ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, और ऐसा तो होगा नहीं कि क्या कहते हैं, नेचुरोपैथी का कोई पिता नहीं होगा, किसी ने बाकायदा रिसर्च नहीं करी होगी, कोई तो कोई ऋषि होगा। लेकिन अब वो वाघ भट्ट को अपना माने, चरक को अपना माने, सुश्रुत को अपना माने, क्योंकि इन लोगों को तो आयुर्वेद ने अपना स्वीकार कर रखा है। ठीक है, पतंजलि तो बचे नहीं, सांख्य दर्शन, बाकी दर्शनों ने अपने ऋषियों का नाम ले रखा है। तो फिर नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा को कौन माने? सूर्य किरण चिकित्सा से संबंधित भी पुस्तक है नहीं। ऐसे में ऐसा ना हो, हमारा क्षेत्र यानी अपने योग के क्षेत्र को हमेशा प्योर बना के रखे, ताकि पता रहे आपको कि सारा आसन आ कहाँ से रहा है। उल्टे सीधे आसन आपके बीच में लाके रख दिए जाते हैं, और फिर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं उसी नाम से। जैसे एक आसन है, जैसे मान के चलो डिम्ब आसन। अब डिम्ब आसन का वर्णन किस पुस्तक में, या वासिष्ठ आसन, या मारीच आसन, या विश्वामित्र आसन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिन आसनों का कोई क्लासिकल वर्णन नहीं है। और जो आसन मेरे अनुरूप जिसका नाम ये होना चाहिए, हो सकता है कि अगर आप साउथ इंडिया से पढ़ के आ रहे हैं तो उसका नाम कुछ और होगा आपके अनुरूप। तो आपको ये तय करना होगा कि आपके पास क्लासिकल रेफरेंस क्या है, यानी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस क्या है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जो भी नाम लिए जा रहे हैं आपके सामने वो बिल्कुल क्लासिकल हो। एटलीस्ट जो नाम आप हठयोग प्रदीपिका, घेरन संहिता और कुछ किताबों में है उसे तो पढ़ के रखें। ठीक है। तो ये बात है। अगला अगला लिखिए। घेरन संहिता में वर्णित प्राणायामों का वर्णन कीजिए। ठीक है। आगे ये सब क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है कि हठयोग प्रदीपिका में कितना आसन है, घेरन संहिता में कितना आसन है, कौन से आसन का वर्णन नहीं है, वो सब आप याद कर लीजिएगा। आगे लिखिए। HYP में हठयोग प्रदीपिका में कितने प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है? कितने प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है? कितने प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है? अगला प्रश्न बहुत शानदार है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको, पंचकोश सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? 2 दिन पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को, पंचकोश सिद्धांत का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है? कौन सी मुद्रा का वर्णन, कौन सी मुद्रा का वर्णन HYP और GS यानी घेरन संहिता, हठयोग प्रदीपिका और घेरन संहिता दोनों में मिलता है? HYP और GS दोनों में मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है? भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान किया जाता है? हाँ ठीक है कालिंदी जी, बिल्कुल सही लिखा आपने।
हठ प्रदीपिका में वर्णित यानी HYP में वर्णित नादानुसंधान की पहली अवस्था कौन सी है? नादानुसंधान की पहली अवस्था कौन सी है? मैं कुछ बहुत बड़े चेहरे भी देख रहा हूँ इस समय कक्षा में। आप सभी का भी स्वागत है। आगे लिखिए मेल मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। ए साइड में लिखिए प्रवर्तन, 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 एकाग्रता। ए ही साइड में लिखिएगा, चार ऑप्शन ए साइड में, फिर बी साइड में लिखा जाएगा। प्रवर्तन, एकाग्रता, अनुभूति और ध्यान। प्रवर्तन, एकाग्रता, अनुभूति और ध्यान। और बी साइड में लिखिए आरंभावस्था, आरंभावस्था, घटावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था आपको मेल मिलाना है। और नादानुसंधान को बिल्कुल जैसे घोल के पी जाइएगा। नादानुसंधान का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। कुछ एक टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल आप जिसके बिल्कुल मतलब वो टॉपिक आपका फैन हो। ठीक है ना? जैसे ये पंचकोश हो गया, नादानुसंधान हो गया, बाधक साधक तत्व हो गए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब योगाचार्यों के बिल्कुल जवान पे हो, कोई बोले तो संस्कृत का श्लोक उठा के फेंक के मारिए ये लोग, है ना? तो नादानुसंधान बिल्कुल याद रखिए। अगला प्रश्न लिखिए, नादानुसंधान की किस अवस्था में बुद्धि और शरीर एक हो जाता है? नादानुसंधान की किस अवस्था में बुद्धि और शरीर एक हो जाता है? नादानुसंधान की सर्वोच्च अवस्था का क्या नाम है? नादानुसंधान की सर्वोच्च अवस्था का क्या नाम है? आगे कुछ घेरन संहिता से लिखते हैं। घेरन संहिता कितने अध्यायों में विभक्त है? घेरन अ, यहाँ उत्तर नहीं देना है कालिंदी जी। हाँ ठीक है, याद है। इसको बना के रखना है क्वेश्चन को, है ना? हाँ, घेरन संहिता कितने अध्यायों में विभक्त है? घेरन संहिता के सारे अध्यायों का नाम लिखिए। कौन से योग अंग का वर्णन घेरन संहिता में नहीं है? योग अंग का वर्णन घेरन संहिता में नहीं है। अंतरंग एवं बहिरंग योग का वर्णन कीजिए। अंतरंग एवं बहिरंग योग का वर्णन कीजिए। षटकर्म का वर्णन जीएस में कहाँ किया गया है? षटकर्म का वर्णन जीएस यानी घेरन संहिता में कहाँ किया गया है? कौन से अध्याय में? जीएस में प्रत्याहार की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? जीएस यानी घेरन संहिता में प्रत्याहार की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? प्रत्याहार की दूसरी अवस्था का क्या नाम है? अंतरावलोकन है, इंद्रिय अवलोकन है, क्या नाम है? प्रत्याहार की दूसरी अवस्था का क्या नाम है? प्राणायाम का वर्णन घेरन संहिता के कौन से अध्याय में किया गया है? घेरन संहिता में कितने प्रकार की त्राटक विधियों का वर्णन है? कितने क्वेश्चन हो गए? 48 49 हो गए होंगे। अच्छा, 5 6 रह रहा है अभी। हाँ लिखिए, हठ रत्नावली ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? हठ रत्नावली ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है?
हठ रत्नावली में कितने प्रकार के कुंभक का वर्णन है? कितने प्रकार के कुंभक का वर्णन है? हठ रत्नावली में कितने प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है? महायोग साधना क्या है? महायोग साधना क्या है? गोरक्ष शतक में योग साधना के कितने अंगों का वर्णन है? 50 प्रश्न पूर्ण। गोरक्ष शतक में योग साधना के कितने अंगों का वर्णन है? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के विषय पे। आज का विषय हमारा योग वशिष्ठ। हेडिंग डाल लीजिए, योग वशिष्ठ। जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। योग वशिष्ठ से संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन कुछ बातें जो योग वशिष्ठ को अलग बनाती है, जिसके विषय में आज हम लोग उसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। क्या है योग वशिष्ठ? वशिष्ठ ऋषि जो थे वो बेसिकली भगवान श्री राम के गुरु थे। और विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों एक लाइनअप के व्यक्ति माने जाते हैं, एक लाइनअप के ऋषि माने जाते हैं। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के संदर्भ में याद किए जाते हैं और वशिष्ठ उसके व्याख्याता के तौर पे जाने जाते हैं। योग वशिष्ठ को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें ये अकेली ऐसी पुस्तक है पूरे रामायण में। यानी जब रामायण लिखा जा रहा है तो उसका एक हिस्सा मान लीजिए आप एक तरीके से, क्योंकि राम के जीवन के दौरान कही गई ये घटना है। ये संभवतया उस समय घटित मानी जाती है जब राक्षसों का लगातार आक्रमण हो रहा था और वशिष्ठ ऋषि को लेके जाना था अपने, मतलब विश्वामित्र वगैरह लोग चाह रहे थे कि ये राम जाएं और रक्षण हेतु जाएं। तो राम जो थे वो उस समय मोहग्रस्त थे और वो नहीं चाहते थे कि ये आवागमन संभावित हो। तो उसी संदर्भ में कही गई ये सारी बातें हैं जो योग वशिष्ठ के तौर पे जानी जाती है। इसे कई बार महारामायण भी कहा जाता है, योग वशिष्ठ को। तो ऐसा ना हो कि अगर आपके समझ ये बात है कि क्या है महारामायण क्या है, तो आप उसमें उसे उसमें लेके कंफ्यूज हो। ठीक है। अब योग वशिष्ठ का मूल विषय जो है वो ब्रह्मवाद और अज्ञातवाद है। जो मूल विषय है, देखिए आपके प्रश्न का, क्योंकि जब आप पूरा योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो आप देखिए बहुत मोटी सी किताब है मेरे पास में, गीता प्रेस से आप खरीद सकते हैं। तो पूरा विषय पढ़ेंगे तो आप उस विषय में बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है। तो जो मूल मूल लाइनें हैं, जो मूल मूल बातें हैं, वो आप अपने लिए लिखते रहिए। सबसे पहली मूल लाइन ये है कि इसका इसका पूरा जो योग वशिष्ठ है इसका मूल विषय ब्रह्मवाद है। ब्रह्मवाद यानी ब्रह्म से संदर्भित जो संकल्पनाएं होती हैं, या अज्ञातवाद, जो भी जीवन से संदर्भित बातें हैं जिसका वर्णन सामान्य अर्थों में ना हो सके, उससे संदर्भित ये पुस्तक है। यानी कि योग वशिष्ठ जो है वो संसार के अस्तित्व को स्वीकार ना करने वाली पुस्तक है। ये ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने वाली पुस्तक है। ये लाइनें लिख लीजिए, ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने वाली पुस्तक है। इस समस्त पूरे प्रक्रम में, यानी योग वशिष्ठ का जितना वाचन है, इसमें केंद्र में ब्रह्म है। ब्रह्म से संबंधित इसे माना जाता है। ठीक है। योग वशिष्ठ में एक बहुत यूनिक जो बात है वो है उसकी साधना की विधियां। पहले एक काम ये करते हैं कि योग वशिष्ठ को किन अन्य नामों से जाना जाता है वो भी लिख लेते हैं। तो पहले तो इसे लिखिए, पहला नाम है इसका आर्ष रामायण। आर्ष रामायण। दूसरा है महारामायण। कई बार इसे वशिष्ठ रामायण कहा जाता है। और इसे ज्ञान वशिष्ठ भी कहा जाता है। ज्ञान वशिष्ठ भी कहा जाता है। ये अद्वैत सीरीज है, अद्वैत का हिस्सा माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने इसे अगेन लिखा था, लेकिन कहा इसे जो बोला था वो वशिष्ठ ऋषि ने ही था।
तकरीबन इसमें ऐसा माना जाता है कि इसको 30,000 ही ग्रंथ बोलते हैं। माने 30,000 श्लोक इसमें कहे गए थे इस ग्रंथ में। लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो लगभग लघु वशिष्ठ के तहत, लघु योग वशिष्ठ के तहत 6,000 श्लोक उपस्थित है। तो 29,000 से लेके 30,000 तक का तो वर्णन मानी जाती है। कलकत्ता में एक फिलोसॉफिकल अधिवेशन हुआ था। हमारे बनारस के एक बड़े आचार्य हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। तो उन्होंने डिलिट की उपाधि योग वशिष्ठ के ऊपर ही प्राप्त की थी। और दो ही विद्वान हैं योग वशिष्ठ के एट प्रेजेंट इस समय भारत में, जो इसके बड़े विद्वान हैं। एक महिला है समथिंग राधा करके, राधा गुप्ता करके। उनका आप कभी उनसे उनको ढूंढ निकालिए तो उनमें उनका जो ज्ञान है योग वशिष्ठ के ऊपर, उनको डिलिट की उपाधि मिली थी। इंदौर के आसपास की है वो, मध्य प्रदेश की। और एक हमारे गुरुजी हैं बनारस के। ये दो लोगों ने जो योग वशिष्ठ के ऊपर कार्य किया है वो अद्भुत है। तो आपको कभी मौका मिले, हालांकि इन लोगों की किताबें जनरली मिलती नहीं है। अगर आपको इसको ढूंढना होगा तो किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। और ये कैवल्य धाम की लाइब्रेरी में है, लोनावाला जो लाइब्रेरी है वहां पे है। साथ में सुमैया विद्या विहार है, वहां की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। ये दो तीन जगहों की लाइब्रेरी में उपस्थित है। और ये समझिए कि भारत में योग की कुछ ही लाइब्रेरीज ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके अपने ग्रंथों को संकलित प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें द योगा इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी, कैवल्य धाम की लाइब्रेरी बेस्ट है। बीएचयू की जो मेरी लाइब्रेरी है वो सबसे बेहतरीन है। अभी देव संस्कृति की लाइब्रेरी को बंद कर रखा है, नहीं तो वहां भी बहुत अच्छी किताब है। और एक लाइब्रेरी ऐसी है जो बिल्कुल अछूती है, वो है बिहार स्कूल ऑफ योगा की लाइब्रेरी। बाकी हर जगहों पे तो लोग चले जाते हैं, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा बहुत कम जा पाते हैं। तो कभी जीवन में मौका मिले तो ये आप बेशक किसी मंदिर में जाइए ना जाइए, लेकिन अपने योग के इन लाइब्रेरीज पे एक बार घूम आइए और पूरा दिन बिताइए। सुबह पहुंच जाइए आराम से लाइब्रेरी में, किसी भी एचओडी से ऑर्डर ले लीजिए, वो बैठने को दे देंगे, आप बैठ के किताबों का संकलन कीजिए। और एक और लाइब्रेरी मैं आपको बता रहा हूँ, पतंजलि विश्वविद्यालय में जो पतंजलि का ओपीडी है, ओपीडी वाले हिस्से में रिसर्च लाइब्रेरी है। तो आप रिसर्च लाइब्रेरी में आपको कभी मौका मिले तो जाइएगा। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी नहीं, यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है वहां तो ठीक है। एक रिसर्च लाइब्रेरी है जो उनके भोजनालय के आसपास के क्षेत्र में, मैं गया वहां पे। तो आपको कभी मौका मिले तो इन 4-5 लाइब्रेरी में घूमिए, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे विद्वान हमारे सामने उपस्थित है और इन लोगों ने बहुत गजब का काम किया। ठीक है, आगे लिखिए। योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ साधना की 3 विधियों का वर्णन करता है। योग वशिष्ठ साधना की 3 विधियों का वर्णन करता है। प्राण स्पंदन, प्राण स्पंदन, तत्व की दृढ़ता, तत्व की दृढ़ता, और मन की शांति, मन की शांति। मूलतः जो मूल योग वशिष्ठ है उसे 6 अध्यायों में बांटा गया। ठीक है, जिसमें राम, भगवान श्री राम जो है उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। पहला अध्याय जो है वो, लिखते भी रहिए, मूलतः 6 अध्यायों में इसे बांटा गया। पहले में भगवान श्री राम का जो उनका अवक्षेपण है, जिस कारण से वो इस नेचर ऑफ लाइफ है उससे कई बार अपने आप को एकात्म नहीं कर पाते हैं, तो उनके फ्रस्ट्रेशन को प्रदर्शित करता हुआ प्रथम अध्याय है। ठीक है, और मानव के कष्टों को और उसके संदर्भ में पूछा जाने वाली तमाम बातें जो है वो प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय जो है वो डिस्क्राइब करता है भगवान श्री राम के चरित्र का निर्धारक है। और मूल तौर पे लिबरेशंस का कैसे हम समाधि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय का वर्णन करता है। चौथे अध्याय में आध्यात्मिक जीवन और स्वयं आत्मोत्कर्ष की जो भावना है उसका वर्णन है। आत्मोत्कर्ष की जो भावना है उसका वर्णन है। पांचवा जो अध्याय है वो ध्यान और ध्यान के मार्ग से होके समाधि तक पहुंचने का वर्णन करता है। ठीक है, और फिर वो एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। ये संपूर्ण जो है ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों से एकाकार है ये। यानी या ये कहिए कि अद्वैत वेदांत इससे है, या ये अद्वैत वेदांत से, यानी कि दोनों वाइस वर्सा है। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए कि ये कौन से दर्शन, कौन से थॉट ऑफ स्कूल से प्रेरित है, तो अद्वैत वेदांत जो है
वो इसे माना जा सकता है कि ये अद्वैत से संबंधित है। ठीक है। और जो नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है उससे भी ये संदर्भित है। आगे लिखिए। ये चित्त की अवस्थाओं को वर्णित करता हुआ, ये पुस्तक जो है पूरी तरीके से चित्त की अवस्थाओं को वर्णित करती हुई है। चित्त की अवस्थाओं को वर्णित करती हुई पुस्तक है, जिसमें तीन भावनाओं का विशेष रूप से वर्णन है। तीन भावनाओं का विशेष रूप से वर्णन है। पहला है ब्रह्म भावना। ब्रह्म भावना। दूसरा है अभाव भावना। अभाव भावना। और तीसरी है केवली भावना। केवली भावना। अच्छा, एक चीज बताइए, ये पुस्तक शंकराचार्य से पहले लिखी गई कि बाद में लिखी गई? जब अद्वैत वेदांत की बात आती है तो आपको ये तय करना होगा कि शंकराचार्य से पहले लिखी गई है या बाद में लिखी गई। अभी फिलहाल हम लोग कुछ टॉपिक ओरिएंटेड बातें कर लेते हैं जो हमारे नेट से संबंधित है। फिर मैं योग वशिष्ठ पे और थोड़ा सा आपको मतलब बताऊंगा। और गजब की बात आपको एक मैं बताऊं कि मैं जिस योग परंपरा से आता हूँ, जिस योग स्कूल से आता हूँ, वो वशिष्ठ परंपरा ही है। वशिष्ठ परंपरा यानी कि हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है और वो अपने गोत्र के अनुरूप अपनी योग परंपरा का धारक है। और मैं वशिष्ठ गोत्र से ही उत्पन्न हुआ बालक हूँ। यानी जो मेरा पूरा खानदान है वो वशिष्ठ गोत्र से ही है। और हमारी परंपरा वशिष्ठ योग को फॉलो करती है। तो मैं आपको योग वशिष्ठ के विषय में ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जो संभवतया जो हम लोग अपने पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। जो हमारे में श्रुतियां होती है ना, जो हमारे दादाजी सुनाए पिताजी को, पिताजी ने सुनाया मुझे, वो श्रुतियां मैं आपको बता सकता हूँ जो शायद टेक्स्ट बुक में आपको ना देखने को मिले। आपको तय करना होगा कि आप कौन सी परंपरा से आते हैं। आप अपने गोत्र का निर्वहन कीजिए और अपने गोत्र के जो अपने सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं जिनके कारण से आपका गोत्र है, उनके उनके भावों को पता कीजिए कि उन्होंने क्या किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो गायब हो चुकी हैं, और जिसको ये बिल्कुल ना पता चले कि वो कौन से गोत्र का है और उसके 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 गोत्र का क्या निर्वहन है, तो आप एक काम कीजिएगा, मेरी बात लिख लीजिए। आप बनारस जाइए और वहां के किसी भी पंडा को पकड़ लीजिए। पंडा का मतलब जो पंडित के भी जो उनकी जो पुरानी पीढ़ियां होती हैं, और आप उनको कुछ पैसा देंगे तो वो आपके पूरे खानदान का इतिहास निकाल के दे देंगे। सब रिटर्न में होगा। कभी ना कभी कोई ना कोई आपकी पीढ़ी का गया होगा जो भी बनारस, उनके पास पूरा डेटाबेस होता ही होता है, और बहुत सिस्टमेटिक वो डेटाबेस होता है। तो आप चाहें तो आप पता कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप साउथ इंडिया से तो आप पता नहीं करा सकते। यदि कोई बनारस गया होगा आपके खानदान में पिछली पीढ़ियों में, तो वो पूरा डेटाबेस आपको पता चल सकता है। तो आप चाहें तो आप जाके बड़े प्रेम से पता कर सकते हैं। जी जी जी, स्वागत है आपका। हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहे थे? ब्रह्म विधान के विषय में, ब्रह्म भावना के विषय में। उस दूसरी है अभाव भावना और तीसरी है केवली भावना। लिख लिया? ब्रह्म भावना के विषय में लिखिए। ब्रह्म भावना क्या है? ब्रह्म भावना का मतलब होता है कि ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वही तत्व रूप है और वही ऊर्जा स्वरूप है। ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्य है, वही तत्व रूप है, वही ऊर्जा स्वरूप है। हर एक साधक को ऐसी साधना करनी चाहिए कि मन ब्रह्म के आकार में विलीन हो जाए। ब्रह्म के आकार में विलीन हो जाए। अभाव भावना का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जितना भी ये संसार है, ये सब असत्य है। यानी कि ये परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो आपको ये भावना करनी चाहिए कि ये सब यानी कि सारी चीजें अपने नियत जो भी उनकी नियत शुचिता है, उनकी जो शुद्धता है, वो वास्तविक नहीं है। जो हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है वो अभावग्रस्त है, यानी पूर्ण नहीं है। पूर्णता कहाँ है? वो अगेन फिर ब्रह्म भावना की तरफ इंगित करता है। अभाव भावना का मतलब हुआ कि ये संसार असत्य है, यानी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की जो भावना है वो ये अभाव भावना के तहत आती है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा केवली भावना।
केवली भावना का मतलब होता है कि सिर्फ, केवल, केवल का मतलब होता है सिर्फ, है ना। आप आत्म तत्व को अपने लिए एट प्रेजेंट सत्य मानिए, क्योंकि आप ना ब्रह्म को जानते हैं और ना ही आप अभाव भावना से इत्तेफाक रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके अनुसार आपका प्रेम पूर्ण हो सकता है कि आपके अनुसार आपका ईश्वर पूर्ण हो सकता है, आपका गुरु पूर्ण हो। तो अगर आप इन तीनों भावना से भावनाग्रस्त हो चुके हैं, तो एटलीस्ट आपको तीसरी भावना में हमेशा इत्तेफाक रखना होगा, दैट इज कॉल्ड केवली भावना। केवली भावना में आपको स्थित होना होगा, जहां पे आत्म तत्व के विषय में आत्म तत्व की स्थिति मानी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम आत्म तत्व में विलीन होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये केवली भावना का उदाहरण है। दूसरा इसका वर्णन है, तत्व की भावना के बाद है मनोलय। मनोलय का सिद्धांत। मनोलय, मनोलय का सिद्धांत कहता है कि मन ही संसार को उत्पन्न करने का कारक है और चलाने का कारक है। मन ही संसार की उत्पत्ति और चालक के तौर पे जाना जाता है। मन यदि शांत हो जाए तो जीवन ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले, तो जीवन ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले। मन यदि शांत हो जाए तो जीवन ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले। तीसरा सिद्धांत जो दिया गया वो है प्राण निरोध का। प्राण निरोध यानी कि योग वशिष्ठ मानता है कि यदि आप अपने प्राण पे कंट्रोल कर ले, प्राण का मतलब जो प्राणवायु है, मूल तौर पे से ये कहा गया, बहुत सारे राइटर्स उसे प्राण अपान समान व्यान को बोलते हैं, और बहुत सारे राइटर्स ये मानते हैं कि जो प्राणवायु है, यदि उसे कंट्रोल कर लें, यदि आप अपने अपने मन की चंचलता को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ब्रीथ कंट्रोल करते हैं तो मन की चंचलता जो है वो एकाकार हो जाती है, वो सूक्ष्मीकरण में पहुंच जाती है, फिर आप ब्रह्म को समझ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में प्राण का निरोध यदि हो जाता है, प्राण यदि कंट्रोल हो जाता है, तो आप बहुत इजीली अन्य व्यवस्थाओं से, अन्य अवस्थाओं से अपने आप को वापस लेके आ पाएंगे और ब्रह्म की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि योग वशिष्ठ में ज्ञान की कितनी भूमियों का वर्णन है। ये 2 बार प्रश्न आया हुआ है नेट के एग्जाम में, ज्ञान की कितनी भूमियों का वर्णन है। तो योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमियों का वर्णन है। ज्ञान की 7 भूमियों का वर्णन है। और ये सातों बातें आप अगेन बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाले सिद्धांत से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल पूछते जैसे याद होता ना। अब जैसे हमारे टीचर क्या थे, मार मार के हमें राजधानी याद कराई थी कक्षा 3 में। राजधानी बिल्कुल भूलना नहीं है। अब आप मेरे को वो राजधानी अभी भी पूछो भारत की, तो मैं रफ्तार से बता सकता हूँ, और उसी फॉर्मेट में, जिस जिस फॉर्मेट में याद कराया गया था। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, गोवा, पंजाब, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, इसी रफ्तार से याद कराया गया था। तो सारे के सारे 28 राज्य जो थे वो ऐसे ही जबान पे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप याद करते हैं तो एक एक वो अवचेतन मन पे परमानेंट बना रहता है। और योग वशिष्ठ के इन सातों भूमियों को आप याद रखिए। पहली भूमि है सुभेक्षा। पहली भूमि है सुभेक्षा, सुभिक्षा। दूसरी भूमि है विचारणा। दूसरी भूमि है विचारणा। दूसरी भूमि है विचारणा। तीसरी है तनुमानसा। तीसरी भूमि है तनुमानसा। तनुमानसा। चौथी भूमि है सत्वापत्ति। चौथी भूमि है सत्वापत्ति, सत्य की उत्पत्ति। तनुमानसा यानी मन को कंट्रोल करना। विचारणा का मतलब कुछ तो सोचो। और सुभिक्षा का मतलब अच्छी अच्छी बातों को ध्यान देना। फिर पांचवा है असंशक्ति, जिसको मूल तौर पे आसक्ति बोल सकते हैं। असंशक्ति। उसके बाद है पदार्थ भावना, छठी। पदार्थ भावना। और फिर है तुर्यागा। तुर्यागा, सातवीं।
यानी कि अगर आप इन सातों को देखें, इन सारी भूमियों को देखें, सात भूमिकाओं को, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये पूरा पूरा योग वशिष्ठ किस सिद्धांत पे चलने वाला है। मंत्र योग पे चल रहा है, ज्ञान योग पे चल रहा है, राजयोग पे चल रहा है, हठ योग पे चल रहा है, किस पे चल रहा है? अष्टांग योग पे चल रहा है, ज्ञान योग। सारी चीजें इसमें ब्रह्म को जानने और उनको, उनसे लेना देने का है। तो आप ये याद रखिए कि पूरा का पूरा योग वशिष्ठ का मूल विषय जो है वो ज्ञान योग है। आजकल बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है नेट वालों को ये पूछ देने में कि कौन से अध्याय का क्या नाम है। ठीक है, तो अध्यायों का नाम लिख लीजिए जैसे जैसे योग वशिष्ठ में वर्णित है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये पूछ देते हैं कि इस अध्याय का क्या नाम है, उस अध्याय का क्या नाम है। तो लिखिए, पहला है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण पहला, पहला अध्याय जो है। दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार। मुमुक्षु व्यवहार, VMUS। उत्पत्ति, S फॉर स्थिति, VMUSUN। उपशम और निर्वाण। उपशम और निर्वाण, इसका पहला वाला ABCD का लगा के फॉर्मूला जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे आप भी याद कर लो। ठीक है, आगे पीछे का ABCD जैसे सेट किया हुआ है मैंने। ठीक है, VMUSUN। ठीक है, वैराग्य मुमुक्षु उत्पत्ति स्थिति उपशम निर्वाण, यही नाम है इसका। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग का मतलब होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन कितना है टोटल? तो 4 5 8, 4 5 8, 458 सर्ग से है। 458 सर्गों में विभक्त है ये पूरा पूरा। ठीक है, 33 20 122, 62 93। एक एक का सर्ग बता रहा हूं मैं आपको। पहला वाले, पहले में कितना सर्ग है, कितना सब डिवीजन है? 33 20 122, यानी पहले में वैराग्य में 33, एम मुमुक्षु में 20, उत्पत्ति में 122, स्थिति में 62, उपशम में 93, और निर्वाण में दो हिस्सों में बटा है निर्वाण, पहला और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पहले वाले में 128 और उत्तरार्ध में 216। 216, 216। कुछ किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, कुल मैंने आपको बताया कि इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 29 30 हजार मानते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको मानते हैं। जैसे एक अद्यारायण की किताब है वो अलग मानती है। तो अलग अलग मतलब जो 29 30 हजार के अगर ऑप्शन आता है तो 29 30 हजार के आसपास का ऑप्शन है तो इसे आप स्वीकार कर सकते हैं। 27 हजार 28 हजार भी आप मान के चल सकते हैं कि अगर ये श्लोकों की संख्या ऑप्शन में आ रहा है तो इसके आसपास का ठीक होगा। वैसे नेट वाले लोग कभी ऐसा प्रश्न नहीं देते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो, हालांकि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग माना है। ठीक है, कुछ किताबें हैं रेफरेंस में, आप लिख लीजिए। अन्य हम लोग कल ये तय करेंगे कि शंकराचार्य से पहले का था या पहले के बाद का योग वशिष्ठ बाद का विषय, क्योंकि हमें 3 4 दिन इसे चलाना है इस विषय को। तो बहुत शॉर्ट में मैं इसे खत्म नहीं करने वाला हूँ। कुछ लिख लीजिए। कुछ किताबें हैं जैसे एक है वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, जो योग वशिष्ठ का वर्णन करती है। वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, ये जैसे हम लोग योग दर्शन पे कुछ अच्छी किताबों का नाम बताइए, योग दर्शन पे जो भाष्य लिखे गए हैं। वाचस्पति मिश्र की किताब है ना? इसी तरीके से हर हर किताब पे कुछ भाष्य लिखे जाते हैं। तो उन भाष्यों का नाम हमें याद होना चाहिए जो उस विषय को समझाता हुआ विषय है। वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, ये आद्यारण्य की किताब है। आद्यारण्य की किताब है। एक गंगाधरेंद्र हुए हैं, उनका भाष्य जो है वो योग वशिष्ठ के ऊपर है। गंगाधरेंद्र, गंगाधरेंद्र का भाष्य है। एक माधव सरस्वती की किताब है पद चंद्रिका। माधव सरस्वती की किताब है पद चंद्रिका। माधव सरस्वती की किताब पद चंद्रिका। एक पुस्तक है तात्पर्य प्रकाश, आनंद बोधेंद्र सरस्वती की किताब है। तत्व प्रकाश। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें जो है वो योग वशिष्ठ से संबंधित है।
ठीक है। एक प्रश्न आया था थोड़े दिन पहले, नेट में नहीं आया था, यूपीएससी में एक प्रश्न देखा गया है कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। और इसी से जुड़ता एक और प्रश्न है कि फारसी में अनुवाद किसने किया था योग वशिष्ठ का पहले। तो लिखिए, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया था। निजामुद्दीन पानीपती, एक पानीपत का था कोई विद्वान, निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में किया गया था। और इसके समय में जो थे करता, जिसके शासन काल में किया गया था वो अकबर थे। शासन काल किसका था? अकबर का था। ठीक है। कल मैं आपको योग वशिष्ठ में चित्त, चित्त से संदर्भित चित्त प्रसादन के उपाय, यम नियम का, प्राणायाम का वर्णन, थोड़ा बहुत प्रत्याहार के विषय में, ध्यान का क्या है और समाधि का क्या है, मोक्ष के विषय में क्या बातें बताई गई हैं, ये सब मैं आपको कल लिखवाऊंगा कि अष्टांग योग में से कौन कौन सा हिस्सा महर्षि वशिष्ठ ने बहुत तरीके से, बहुत शार्प तरीके से यूज किया है। और फिर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने एक पुस्तक मंगाई है। हो सकता है कि अगर बनारस से वो पीडीएफ मेरे पास उपस्थित हो जाता है तो मैं आपके साथ वो पीडीएफ साझा करूंगा। बहुत शानदार, मतलब वो पुस्तक है योग वशिष्ठ और उसके सिद्धांत से संदर्भित वो पुस्तक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और ठीक लगेगा। ठीक है, तो वो हिंदी की ही किताब है, आप उसको देखिएगा आगे आने वाले भविष्य में। अभी के लिए, आज के लिए हम लोग इतने पे ही अपने विषय को समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न सिंपल तरीके का हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। कोई और हो तो अच्छा, म्यूट अभी, म्यूट रुकिए, मैं आपको अधिकार देता हूँ अनम्यूट देने का। चलिए, आज योग वशिष्ठ का प्रथम हिस्सा हमने समाप्त कर लिया है। द्वितीय हिस्से में मैं आपको अष्टांग योग समझा दूंगा। और तृतीय हिस्से में जो कुछ ट्रेडिशनल बातें हैं, जैसे योग वशिष्ठ का काल क्या है, या योग वशिष्ठ की प्रासंगिकता कितनी है, जैसे बृहद उत्तरीय प्रश्न अगर आपको लिखने को कभी मिल जाए, या कभी सिर्फ योग वशिष्ठ पे बोलना हो तो। ठीक है, चलिए आज का विषय सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अपनी कल कक्षा में। आज तकरीबन एक दिन जो वेद है हमें, एक दिन जो वेद है हमें उनका, उनमें जो शुक्ल कृष्ण नाम आते हैं वो थोड़ा, हाँ ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और ये भी नहीं समझ में आता होगा ये सिद्धांत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, उसके प्रवर्तक कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है, ये सब याद करने का एक टेक्निक है, मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, कि वो कैसे याद किया जाता है, कि ये शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि चीजें क्या है, और वेद में शुक्ल यजुर्वेद क्या होता है, या कृष्ण यजुर्वेद क्या है, किसमें से कितने उपनिषद निकले हैं, ये पूरा वेद का एक प्रकरण फिर से पढ़ा दूंगा मैं। हालांकि ये लेक्चर हो गया है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता दूंगा कि वेदों में किस किस तरीके का ये सारा सिद्धांत कैसे वर्णित होता है। ठीक है, आज 10 लोग नए कक्षा में हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। 10 लोग, पहले 30 हुआ करते थे, आज 40 हुआ है। ठीक है, 10 बड़े हैं टोटल, यानी अच्छी बात है। प्रतिदिन आइए और पहले आधे घंटे हम लोग कोशिश करते हैं कि 50 प्रश्न लिखें। उन 50 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, ढूंढना है। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप मेरे तक भेज दीजिए, मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको वो उत्तर लिख के भेज दूंगा कि किसका क्या उत्तर है। ऐसे करते करते हमारा टारगेट है तकरीबन 5,000 प्रश्न कंप्लीट कर लेने का आपके नवंबर 30 तक, ताकि 6 दिन आपको उधर मिलेगा। दिसंबर में 6 दिनों के अंदर आपको आपकी डेट्स होंगी। शुरुआत में नहीं होता है, मूलतः 15 दिसंबर के बाद ही इसकी परीक्षा की तारीख आनी चाहिए। एक और सूचना है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में, मेरे तक ये सूचना पहुंची है, अभी योग वाला सेक्शन अपडेट नहीं हुआ है। यूजीसी की वेबसाइट में ही कुछ काम चल रहा है, तो आप थोड़ा 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए। अभी सिर्फ सांख्य योग का ऑप्शन जो आता है, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, बाकी मूल योग, योग विषय का नहीं आ रहा है। तो योग विषय के लिए अभी उस पर कुछ काम कर रहे हैं वो लोग, इंटरनल एरर है, वो आने लगेगा। और जब भी आप किसी भी उस पे सर्व कराइए वेबसाइट पे, तो बार बार इनकॉग्निटो मोड में फॉर्म भरिए। इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड होता है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भराइए।
भारत सरकार की जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो कई बार गूगल पे काम अच्छे से नहीं करती हैं, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करती हैं। तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी फॉर्म भर सकते हैं। और मैं कोशिश आपसे अनुरोध भी ये करूंगा कि कोशिश ये कीजिए कि आप लोग, जो लोग बहुत तेज नहीं है पढ़ने में, यदि आप थोड़ा डिजर्व भी करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बना लीजिए। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, वो नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेट होता है, वो बन जाता है अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे तो, अगर आप उसके तहत आते भी हो तो। इससे क्या है, 3 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर तक का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और कई बार इन्हीं 7 नंबरों के चक्कर में लोग नेट से रह जाते हैं, और कई बार इन्हीं 7 नंबरों के चक्कर में जेआरएफ से रह जाते हैं। तो देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया था नेट जेआरएफ की परीक्षा का। उसमें किसी कॉलेज में, झारखंड के किसी कॉलेज में, आसपास के किसी कॉलेज में कोई टीचर उपलब्ध नहीं था, और बच्चे एक दूसरे से बहुत नकल करके वो परीक्षा दे रहे थे। जियोग्राफी का पेपर था, आप चाहेंगे तो वो शायद ये आपको फेसबुक वगैरह पे दिख जाएगा। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप अपने टैलेंट को क्यों बर्बाद करें? 1 2 नंबरों के कारण से आपका टैलेंट ऐसा नहीं है कि जाया जाना चाहिए, पूरा वर्ष खराब नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। 10 तारीख से हम लोग गोरक्ष संहिता का वाचन शुरू करेंगे, और कोशिश ये रहेगी, हालांकि वो 10 दिन का कोर्स है पूरा, लेकिन उस कोर्स के लोगों को भी बिठा लिया जाएगा, और अपने अपने काम का भी सिलेबस मतलब डीप में उसे निकाला जाएगा इस बार गोरक्ष संहिता को, क्योंकि हमारे पास व्यापक मात्रा में अभी भी समय बचा हुआ है। यानी कि अक्टूबर 5 ही है, और हम लोग 4 यूनिट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। बाकी की 3 यूनिट्स बहुत कठिन नहीं मानी जा सकती है, पतंजलि को बहुत कठिन नहीं माना जा सकता। अब डिपेंड करता है आपके डिस्क्रिप्शन पे कि आप उसको कितना बेहद और विशाल मान के चल रहे हैं। ठीक है। उपनिषद। और सर, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी हाँ, सर, ईडब्ल्यूएस का मतलब ये कैसे बनेगा सर्टिफिकेट, या इसका इकोनॉमिक कोई वीकर कोर्स? सेक्शन का वो आप किसी साइबर कैफे पे जाएंगे ना, तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो बिठा रखे हैं, आपके मार्केट में भी होगा, जिसको पता नहीं क्या सहायता केंद्र बोलते हैं ना कुछ। मैं बनवाया नहीं, मैं गया नहीं कभी, लेकिन ऐसा उसके पास आप जाएंगे ना, सहायता केंद्र वालों के पास, तो वो आपको, आप उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे, या आपने सर मैं बता सकता हूँ इस बारे हाँ हाँ, तहसील पे जाएंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। में। इसमें ऐसा होता है कि जो जनरल कास्ट में होता है उनके सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है, उन्हीं हाँ को उनके लिए बनाया जाता है ये। हाँ ओबीसी एसटी एससी इनके लिए नहीं है, ये जनरल में जो 8 लाख से कम उनके सालाना आई है उनके लिए बनता है। हाँ, तो जनरल वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सर सालाना आय एक हो तो वो तो उसमें आ ही जाएंगे, 8 लाख से तो कम। आपकी व्यक्तिगत आय 8 लाख से ही कम होगी, है ना? ठीक है, नहीं? बस वही प्रदर्शित कर देना, बाकी वैज्ञानिक लोगों को नहीं बनवाना है, बिनल चावड़ा जी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। आज की कक्षा का यही समापन। मिलते हैं कल। अभी थोड़ी देर में ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और ये वीडियो आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। ज्योति बेन, स्वागत है आपका, मैं अभी आपको देख रहा था। बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग इतने मतलब अच्छे स्तर पे होके और आप लोग ऐसे शांतिपूर्वक कक्षा कर लेते हैं, तो स्वागत है आप सभी का। वापस हम लोग मिलेंगे कल, और कल वापस 8 बजे से कक्षा शुरू हो जाएगी, और आगे आने वाले 1 2 दिनों के अंदर हम लोग सोमवार से अपने पेपर 1 को शुरू कर लेंगे। ठीक है। आज की कक्षा का यही समापन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।